क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स की जर्नी कहाँ जाएगी? आज हमारे फिजिक्स की जर्नी जाएगी थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक कार्नोट साइकिल पर, जो कि आईआईटी जैन बीएससी सेमेस्टर, और आपको बता दूं मैं आईआईटी की जो तैयारी करते हैं बच्चे इंटरमीडिएट वाले, उसमें भी आपका ये कोर्स है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बल्कि आप कह सकते हो कि जहां जहां आप पेपर देने जाते हो, शायद ही कोई ऐसा पेपर हो जहां कार्नोट से संबंधित क्वेश्चंस ना आते हो। आप किसी भी चीज का प्रिपरेशन करोगे, आप कार्नोट से बच नहीं पाओगे। कार्नोट साइकिल समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा हीट इंजन। हीट इंजन किसे कहते हैं? आप जानो, ए हीट इंजन इज दैट विच कन्वर्ट हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। अगर कोई इंजन हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं हीट इंजन। हीट इंजन के बाद हमें दो चीज और जानना पड़ेगा, रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल प्रोसेस। नाम से स्पष्ट है, रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल में क्या है? रिवर्सेबल प्रोसेस उसे कहते हैं जो एग्जैक्टली सेम वे में चीजों को क्या करे, रिवर्स कर दे, और बॉडी के किसी भी पार्ट में किसी भी प्रकार का कोई चेंज ना हो, तो ऐसे प्रोसेस को कह सकते हो तुम रिवर्सेबल प्रोसेस। ऐसा एग्जांपल तो ऐसे ही तो आइडियल कंडीशन होती है, फिर भी आप एग्जांपल दे सकते हो। आप क्या होता है, वेपर पढ़ते हो, तो आप क्या करते हो, वाटर को आप क्या करते हो, गर्म करते हो, वाटर को हीट करते हो, किसमें चेंज हो जाता है, वेपर में। फिर वेपर को कंडेंस करते हो तो फिर से किसमें चेंज हो जाता है, वाटर में। एक प्रकार का ये रिवर्सेबल प्रोसेस कह सकते हैं। इरिवर्सेबल प्रोसेस किसे कहते हैं? इरिवर्सेबल प्रोसेस उसे कहते हैं कि जिसमें रिवर्सेबल ना हो, माने चीजों को एग्जैक्टली सेम वे में रिवर्स न करे, ऐसे सारे प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सेबल। एक्चुअल में जितने भी प्रैक्टिकल प्रोसेस होते हैं, जितने भी आप प्रैक्टिकल प्रोसेस देखते हो, वो सारे के सारे जो होते हैं वो इरिवर्सेबल होते हैं। वास्तव में रिवर्सिबिलिटी जो होती है वो एक आइडियल कंडीशन होती है, और इरिवर्सिबिलिटी जो होती है वो एक प्रकार की रूल होती है। मतलब जो नियम है, जो रूल है, वो क्या होता है, रिवर्सेबल नहीं होता है, वो होता है इरिवर्सेबल। यानी हम अपनी लाइफ में जो भी चीज पाते हैं वो हम लोग क्या पाते हैं, इरिवर्सेबल। रिवर्सेबल एक प्रकार का आइडियल कॉन्सेप्ट है। इसी आइडियल कॉन्सेप्ट को बेस बना करके कार्नोट ने एक कार्नोट इंजन बनाया। इसी कार्नोट इंजन को हम थ्योरेटिकल इंजन भी कहते हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकल इंजन नहीं होता, थ्योरेटिकल इंजन, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, जैसे कोई डिसिपेटिव फोर्स ना हो, कोई एनर्जी का लॉस ना हो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एनर्जी का लॉस ना हो? सीधी बात है, संभव नहीं है। कुछ ना कुछ क्या करेगा, एनर्जी तो लॉस होगी। फिर भी एक कॉन्सेप्ट तो बनता है ना कि मैं कहां तक आइडियल बना सकता हूं। क्लियर? अब इसी के आधार पे हम लोग कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे। पूरा के पूरा कार्नोट जो ये आपका प्रोसेस है, ये किस पर बेस है? इसमें एक सिलेंडर होता है। क्या होता है? एक सिलेंडर। क्लियर? जिसमें आपका वर्किंग सब्सटेंस भरा होता है, इसमें एक पिस्टन लगा होता है, ये आपका इंसुलेटिंग है, ये आपका इंसुलेटिंग है, माने यहां से हीट जो है वो बाहर नहीं जाएगी। और ये आपका कंडक्टिव बेस है। कैसा बेस है? कंडक्टिव बेस। ये आपका कंडक्टिव बेस है, कंडक्टिव बेस है। क्लियर? और हमने क्या किया, इस पिस्टन पर ऊपर हमने पिस्टन लिया, इस पे हमने कुछ वेट रख दिया। हमने क्या किया, कुछ वेट रख दिया। बिना वेट के भी हो जाएगा, लेकिन हमने वेट रख दिया। प्रेशर को ज्यादा या कम करने के लिए हमने इस पे क्या किया, कुछ वेट रख दिया। क्लियर? ये इसके चार एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। फिर हमने क्या लिया, एक सोर्स लिया। क्या लिया? एक सोर्स। यहां पर मैंने एक सोर्स बना दिया। सोर्स है जिसके पास क्या है, इनफाइनाइट लार्ज हीट कैपेसिटी है देने की। यहां पर एक सिंक है। क्या है? ये सिंक है जिसके पास इनफाइनाइट लार्ज हीट कैपेसिटी है लेने की। इसके टेम्परेचर को हम T1 मान लेंगे, इसके टेम्परेचर को मानेंगे T2। ऑब्वियसली T1 इज ग्रेटर देन T2। और हम एक स्टैंड लेते हैं। क्या लेते हैं? स्टैंड, परफेक्टली इंसुलेटिंग स्टैंड।
एक स्टैंड देते हैं। इस प्रकार से पूरे कॉर्नॉट में आपके पास 4 पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपने इसके अंदर रख दिया वर्किंग सब्सटेंस माने गैस या जो भी रखना चाहो, एक गैस रख दिया हमने, जिसकी ये वॉल्स जो है वो इंसुलेटिंग है। बेस कैसा है? कंडक्टिंग है। यहाँ पर मैंने एक ले लिया सोर्स, एक है सिंक। सोर्स की खासियत क्या है? इट है इनफाइनाइट लार्ज हीट कैपेसिटी और इट टेक्स इनफाइनाइट लार्ज हीट कैपेसिटी। ये इनफाइनाइट हीट दे सकता है और ये इनफाइनाइट हीट ले सकता है, और ये आपका एक स्टैंड है। क्लियर? सबसे पहले कॉर्नॉट साइकिल बनाते कैसे? क्लियर? आप ये फिगर बना लो, पहले बना लो, तो फिर मैं इरेज करूं तब बनाऊं कॉर्नॉट। क्लियर? इरेज कर लो इसको, इरेज कर लो इसको। देखिए थोड़ा सा जगह चाहिए यहाँ पे, यहाँ थोड़ा जगह चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब हम करेंगे क्या? यहां पर हम बनाते हैं एक कॉर्नॉट साइकिल, एक हम बनाते हैं पीवी डायग्राम, जिसको आप इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हो, पी और वी। हमने एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम ले लिया और वाई एक्सिस पर हमने प्रेशर ले लिया। सबसे पहले क्या किया? प्लेस द इंजन या प्लेस द सिलेंडर ऑन द सोर्स। सबसे पहले हम इसको सोर्स पे रखते हैं, तो सोर्स का टेम्परेचर क्या है? T1। तो ये जब इसको रखते हैं तो मान लिया इसका इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम ए पॉइंट से डिनोट होता है, जो आपकी क्या है? P1 और V1। क्लियर? ए पॉइंट। अब हम इसको जब इसके ऊपर रखते हैं तो जो इसका टेम्परेचर होता है वही इसका टेम्परेचर हो जाता है। ये लगातार हीट को क्या करता है? नीचे से सप्लाई करता है। यानी कि आप कह सकते हो कि पूरा वर्किंग सब्सटेंस, पूरा सिलेंडर किस टेम्परेचर पर हो जाता है? T1। अब हम इस पर से चलो मान लिया हमने एक वेट हटा दिया। जब हम वेट हटाते हैं तो ये क्या होता है? एक्सपैंड होता है। ऐसे थोड़ा सा एक्सपैंड होगा, नहीं होगा? होगा। अगर ये थोड़ा सा एक्सपैंड होता है तो इस एक्सपेंशन में आपने क्या पाया कि जब ये एक्सपैंड होगा तो वर्क इज डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस का वर्क होगा, तो जब ये इसको एक्सपैंड करेगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? फॉल्स होगा। होगा नहीं? लेकिन टेम्परेचर फॉल्स नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये तो सोर्स पे रखा हुआ है। तो जितना इसका टेम्परेचर फॉल्स होता है उतना ही इसको क्या हो जाता है? मिल जाता है। इसका मतलब इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है सोर्स के कारण। और अगर इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है तो प्रोसेस कैसा हुआ? आइसोथर्मल। यानी कि इसका प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गया, पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आपका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। चलो इसको मान लेते हैं बी पॉइंट, इसका प्रेशर हो जाता है P2, वॉल्यूम V2। क्यों थोड़ा ग्राफ नीचे आ जाता है? क्योंकि प्रेशर हमने थोड़ा सा कम कर लिया। प्रेशर ये ऊपर है तो ये थोड़ा नीचे कर दिया। तो प्रेशर जब आप थोड़ा सा कम कर दिए तो वॉल्यूम क्या हुआ? थोड़ा सा बढ़ गया। इसमें अमाउंट ऑफ हीट क्या हुआ? Q1, और किस टेम्परेचर पे है ये? T1। अब सीधी बात है कि इस समय इसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, और अगर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ तो इसमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसकी जो आपकी हीट है वो हीट जो है इस वर्क की क्या है? बराबर। हीट जो है वो वर्क की क्या है? बराबर। अब हम क्या करते हैं? अब चित्र बना लो बेटा, क्योंकि हमको मिटाना पड़ेगा इसको। ठीक, अब हम करेंगे क्या? अब हमने कहा कि यहां पर जो आपका Q1 है वो वर्क W1 की क्या है? बराबर। तो ऐसे कंडीशन में Q1 इज इक्वल टू W1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपको मालूम है W1 बराबर होता है PdV, यहाँ पे वर्क बराबर PdV, और वॉल्यूम कहां से कहां तक एक्सपेंड हुआ? V1 से V2 तक। क्लियर? और अभी भी आप जानते हो कि PV बराबर होता है RT। PV बराबर RT, यहाँ पे T ना होकर के T1 होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है? T1। अब हम यही वैल्यू इसमें पुट कर दें, आएगा Q1 इज इक्वल टू इंटीग्रल P की वैल्यू पुट कर दो, यहां से आएगा RT1, और यहां पर क्या आएगा? dV, और यहां से कहां तक? V1 से V2, और ये RT1 अपॉन V आएगा। यहां से हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे? P इज इक्वल टू
RT1/V, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन दिस इक्वेशन। V है। अब हम Q1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? Q1 इक्वल टू R आपका बाहर हो गया, T1 भी बाहर हो गया। आपको मालूम है कि आएगा इंटीग्रल dV/V, और जब नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर सेम टू सेम वैसे ही मौजूद हो तो नीचे वाले का क्या हो जाता है? लॉग हो जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? लॉग V, और ये कहां से कहां तक लिमिट होगी? V1 से V2। क्लियर है? अब हम इसको सॉल्व कर दें। कैसे सॉल्व करेंगे? इज इक्वल टू RT1 लॉग V2 माइनस लॉग V1, और आपको मालूम है कि लॉग m माइनस लॉग n बराबर लॉग m अपॉन n, तो आएगा Q1 इज इक्वल टू RT1 लॉग V2 अपॉन V1। क्लियर है? और आपको बता दूं इसका एक फॉर्मूला और हो सकता है। कैसे? अगर मैं इसको ऐसे 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 नीचे कर दूं, तो अगर मैं इसको कह दूं, बनाएंगे इसको, और तो ये अगर मैं मान लूं इसको E और इसको मान लूं F, तो आपको मालूम है कि वर्क डन क्या होता है इंडिकेटर डायग्राम में? जो उसकी एरिया होती है वो वर्क को शो करता है। यानी कि इसको आप कह सकते हो एरिया A B E F। एरिया A B E और F के क्या है? बराबर है। क्लियर? तो ये आपका एक इक्वेशन निकल गया, जहां पे आपने क्या निकाला? Q1। क्लियर है? आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। जल्दी नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं। क्लियर है? चलो लास्ट में मैं एक साथ बताऊंगा, बड़ा ही बताऊंगा। इसको मिटा दूंगा। अब क्या करना है मुझे? इसको ध्यान दीजिए। अब हम करेंगे क्या? अब हम पूरे के पूरे सिलेंडर को सोर्स से हटाकर कहां रखेंगे? स्टैंड पर। कहां रखेंगे? स्टैंड पर। यानी पूरा के पूरा जो वर्किंग सबस्टेंस था इसको हमने कहां रख दिया? स्टैंड पर। अब जब स्टैंड पर रख दिया और फिर से हमने वेट को क्या किया? एक वेट और कम कर दिया। तो अगर हम वेट से वेट कम करेंगे तो ये फिर से क्या होगा? एक्सपैंड होगा। लेकिन अब की पिक्चर बाकी है। पिक्चर क्या बाकी है? उस बार तो सोर्स था तो टेम्परेचर जो कम पड़ रहा था उस टेम्परेचर को दे रहा था, पर अब की बार क्या हुआ? अब की बार तो सोर्स नहीं है, क्योंकि यहां पे स्टैंड कैसा है? इंसुलेटिंग है, ना तो हीट लेगा ना तो हीट देगा। यानी प्रोसेस कैसा होगा? एडियाबैटिक। तो अब एडियाबैटिक अगर प्रोसेस होगा तो सीधा फैक्टर क्या है बेटा? कि अगर यहां से ये एक्सपैंड किया तो क्या होगा? बताओ मैं क्या होगा? सीधा बात है, उसकी टेम्परेचर क्या होगा? फॉल्स होगा। इसका मतलब कि प्रेशर फिर से कम होगा, वॉल्यूम फिर से बढ़ेगा, लेकिन अब वो टेम्परेचर जो है वो पहले वाला टेम्परेचर नहीं होगा। अब टेम्परेचर क्या होगा? पहले से कम होगा। ऐसे कंडीशन में आप समझ लो कि यहाँ पे जो प्रोसेस है वो बी से कहा जाएगा? सी पर। कहा जाएगा? सी पर। अब सी पर इसका प्रेशर क्या है? V3, वॉल्यूम क्या है? V3। और ये प्रोसेस कैसा है? ये प्रोसेस था तुम्हारा आइसोथर्मल। क्या था? आइसोथर्मल। और ये प्रोसेस बी से सी वाला क्या हो गया? बी से सी वाला जो प्रोसेस आपका है ये आपका है एडियाबैटिक। क्लियर? अब बी से सी पर इसका प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक। अब फिर से यहां से यहां तक वर्क होगा, क्योंकि यहां पे कोई अमाउंट ऑफ हीट तो नहीं जा रही है, अतः सीधा वर्क निकालो। वहां पे Q1 इक्वल टू W1 तो था, लेकिन यहां पर हम सीधा क्या निकालेंगे? W2। W2 कैसे निकालेंगे? सेम फार्मूला PdV। PdV की वैल्यू क्या होगी बेटा? V12 V2। V12 V2। अब V12 V2 नहीं होगा, बल्कि होगा V22 V3, क्योंकि अब वॉल्यूम जो है V2 से V3 चेंज हुआ। अब प्रोसेस कैसा है? एडियाबैटिक है। और अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो सीधी बात है ये पाइसन के नियम को फॉलो करेगा, यानी PV की पावर गामा इज इक्वल टू K। अब यहां से फिर से P की वैल्यू रखेंगे। कैसे होगा? W2 बराबर इंटीग्रल, रखो यहां से वैल्यू P की, V2 टू V3। P की वैल्यू क्या आएगी? K अपॉन V की पावर गामा इंटू डी। अब हम इसको सॉल्व कर दें। W2 इक्वल टू V की पावर माइनस गामा V2 टू V3, और यहाँ पे क्या आएगा? dV, और K पड़ा हुआ है अपने से। K को कर दो बाहर, और इसका क्या आएगा?
v की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 और लिमिट आपकी होगी v2 टू v3। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, W2 बराबर k। अब यहां पर k अपॉन माइनस गामा प्लस 1 को रहने दो बाहर, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा v3 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस v2 की पावर माइनस गामा प्लस 1। प्रश्न की सॉल्व कैसे होगा? अब इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, W2 बराबर k अपॉन माइनस गामा प्लस 1 नीचे दिखा। अब यहां पर k जो है इसको आप अंदर ले लीजिए, आएगा k v3 की पावर माइनस गामा प्लस 1 और माइनस k v2 की पावर माइनस गामा प्लस 1। इज दैट क्लियर? अब हम आगे क्या करेंगे, इसको आगे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप बताओ। अब आपको पता है कि pv की पावर गामा बराबर k, तो जैसे pv की पावर गामा बराबर k वैसे यहां से क्या आएगा p2 v2 की पावर गामा बराबर k, यही सबसे मेन लाइन है इसलिए मैंने रेड से लिख दिया। p3 v3 की पावर गामा बराबर k सबसे मेन लाइन है। अब यहां से हम k की वैल्यू जो है वो यहां पे पुट करेंगे। कैसे पुट करोगे, W2 इज इक्वल टू ये लिखते हैं 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 और यहां पे k की कौन सी वैल्यू रखोगे, v3 वाले में v3 को रखोगे और v2 वाले में v2 वाला रखोगे। तो यहां पर आएगा k की वैल्यू p3 v3 इंटू यहां से v3 की पावर माइनस गामा प्लस 1 और माइनस यहां पे रखो क्या आएगा p2 v2 की पावर गामा और इंटू ये थोड़ा सा हटा दें यहां से इंटू v2 की पावर माइनस गामा प्लस 1। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे आएगा W2 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा p3 v3 और माइनस p2 v2 आपका यही आएगा। अभी भी आपने पढ़ा था कि PV, ये देखो यहां से PV इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू RT। तो यहां पे P3 V3 इज इक्वल टू, अब P3 V3 यहां पे है जहां पर इसका टेम्परेचर जो है वो T1 ना होकर के क्या हो गया था T2, टेम्परेचर फॉल्स हुआ था ना क्योंकि गैस क्या हुआ था एक्सपेंड हुआ था। तो यहां पे आएगा RT2। अब P2 V2 में क्या आएगा बेटा, P2 V2 इज इक्वल टू यहां से, अब यहां पे टेम्परेचर क्या है T1 है, आएगा RT1। अब हम ये वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दें, आएगा W2 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 और P3 V3 की वैल्यू RT2 माइनस RT1। यहां से हम R को कर दें बाहर, R अपॉन माइनस गामा प्लस 1 ब्रैकेट में T2 माइनस T1 और इज इक्वल टू एक वैल्यू और रख सकते हैं। इसको कैसे, हमने कहा था ना इसको EF मान चुके हैं, चलो इसको G मान लो। इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, एरिया, अब B से C आया गया ना तो BC G और E, ये आपका निकल गया W2। क्लियर? अब आप इसको नोट कर लो, थोड़ा नोट कर लो बेटा। क्लियर? चलिए आगे इरेज करें। अभी तो 2 साइकिल हुआ, अब हम तीसरे साइकिल पे आते हैं इसके। अच्छा आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम इसको इरेज कर दें। अब सेम प्रोसेस सुनिए, जैसे आपने 2 प्रोसेस लगाया वैसे ही तीसरा प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, सिलेंडर को रखेंगे सिंक पर, और सिलेंडर को जब हम रखेंगे सिंक पर तो सिंक उसकी हीट को लेगा, और जब सिंक उसकी हीट को लेगा उसके बाद हम उस पर क्या करेंगे, पिस्टन रख देंगे, माने कंप्रेस करेंगे। तो जब हम उसको कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। और जब सीधी बात है, जब प्रेशर बढ़ाओगे और वॉल्यूम घटेगा तो सीधा बात है कि उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, यानी एक्स्ट्रा टेम्परेचर रखेगा वो। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर रखेगा उसको ले कौन लेगा, सिंक, क्योंकि सिंक तो लेने वाला है ना, जिस प्रकार सोर्स देने वाला था सिंक क्या है, लेने वाला, यानी उसका टेम्परेचर जो है वो फिर से बढ़ नहीं पाएगा।
उसका टेम्परेचर बढ़ नहीं पाएगा। इसका मतलब साफ है कि इसमें ये सी से कहां पहुंच जाएगा, डी पर। और सी से डी पे जब पहुंचेगा तो चूंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो हीट कितना रिजेक्ट करता है, Q2। क्यों हीट रिजेक्ट करता है, क्योंकि जब कंडेंस करते हो उसको, उस पर वेट रखते हो तो उसका टेम्परेचर जो बढ़ता है वो कहा जाता है सिंक पर, तो वहां से हीट क्या होता है, रिलीज होता है। उसी टेम्परेचर T2 पर ये रहता है, रिलीज होता है। फिर से प्रोसेस कैसा हो गया, आप बताओ कैसा हो गया, आइसोथर्मल। अब फिर से प्रोसेस जब आइसोथर्मल हो गया तो आप निकालो यहां पर क्या चीज, Q2 इज इक्वल टू W3 इज इक्वल टू इंटीग्रल कहां से कहां तक, V3 से V4। क्यों, क्योंकि यहां पर इसका प्रेशर P4 और हमने लिख दिया V4, और ये चाहो तो यहां पे इसका नाम कुछ और दे दो, G के बाद तुम इसको H कह लो। क्लियर है, अब हमने इसका नाम दे दिया GH। क्लियर, अब आते हैं यहां पर आपका फॉर्मूला वही लगेगा PdV। क्या लगेगा, PdV। कौन सा रूल फॉलो होगा, वही पहला वाला, कौन सा, PV इक्वल टू RT। PV इक्वल टू RT, तो यहां पे हो जाएगा RT2। और जब आप इस प्रकार से फॉलो करोगे तो अभी जैसे मैंने पहला वाला हल किया था सेम टू सेम वैसे ही हल करोगे और आंसर क्या आएगा, Q इक्वल टू RT2 लॉग, क्या आएगा लॉग हमें बताओ, लॉग V4 माइनस V3, V4 माइनस V3 माने log V4 अपॉन V3। क्लियर है, और अगर इसको आप माइनस में करना चाहोगे आएगा Q2 इक्वल टू माइनस RT2 log V3 अपॉन V4। तो दोनों बातें एक ही है, सेम टू सेम। कैसे आया समझ आया डायरेक्ट, अरे PV की वैल्यू रखे, क्या रखे तुम, RT2 अपॉन V। RT2 कहा गया बाहर, आया dV अपॉन V। dV अपॉन V को क्या कहा तुमने, log V। log V का क्या हो गया, log V4 माइनस log V3, log V4 माइनस log V3 को log आ गया log V4 अपॉन V3। क्लियर, इस प्रकार से Q2 आ गया। आपने फिर क्या किया, फिर से सिलेंडर को कहां रख दिया, अपने स्टैंड पर। अब फिर से आपने प्रेशर बढ़ा दिया, तो अब फिर से जब प्रेशर बढ़ाओगे तो सीधी बात है वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। लेकिन अब प्रोसेस में कोई हीट बाहर निकल नहीं पाएगा, तो जब बाहर हीट नहीं निकल पाएगा तो सीधी बात है कि जब प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि कह सकते हो ये जो T2 टेम्परेचर से है वो कहां पहुंच गया, A पर। देखो पूरी साइकिल पूरी होगी, लेकिन अब क्या है, हीट बाहर से ले नहीं रहे हो तो प्रोसेस कैसा हुआ, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक, तो पूरे प्रोसेस में हमने क्या देखा, दो प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है और दो प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक। फिर से वही फार्मूला लगाओगे, कैसे, अब यहां पर P निकालोगे W4, और इसका एक फार्मूला समझिए होगी, कौन सा होगा, एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, C से D आ रहा है, एरिया CGHD, CGH और D। तब तो एरिया आपको आ ही गया होगा। अब W4 इक्वल टू क्या होगा, वही इंटीग्रल V4 से V1 और आपका आएगा PdV। अब हम कौन सा रूल लगाएंगे, अब हम वही रूल लगाएंगे, कौन सा, पाइथन का दिया, PV की पावर K इक्वल टू गामा या K। अब आपने पूरा के पूरा इसको सॉल्व किया हुआ है, तो आपने ध्यान दिया होगा आपका उसमें क्या आया था, R ब्रैकेट में T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1, क्या आया था उसमें, बताओ, देख करके बताओ, पीछे चेक करके बताओ, नहीं पता तो जैसे आपने निकाला था अभी ये आप निकालो, मैं बताऊंगा नहीं कैसे, क्योंकि वही काम करना है। PV की पावर गामा इज इक्वल टू, जब आप W4 सॉल्व करोगे तो आपका W4 भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने पाया, इस प्रकार से आपने पाया कि पूरी कॉर्नॉट साइकिल में आप W4 निकालो, अभी निकालो W4, सब लोग W4 निकालो। तो आपने निकाल दिया होगा, क्या वैल्यू आई होगी W4 की, W4 की वैल्यू अब क्या आई होगी, -R T2 माइनस T1 और नीचे माइनस गामा प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन निकालेंगे। टोटल वर्क डन क्या होगा, W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। जब आप नेट वर्क डन निकालोगे तो W1 कितना आया था आपको बताइए, RT1 log V2 अपॉन V1 और प्लस R T2 माइनस T1 नीचे माइनस गामा प्लस 1। RT2 कितना आया था, RT2 log V4 अपॉन V3
और माइनस आर T2 माइनस T1 अपॉन क्या चीज माइनस गामा प्लस 1, और ये वाला पोर्शन आपका कैंसिल आउट आया। क्या आपका W इक्वल टू आपका आया RT1 लॉग V2 अपॉन V1, और यहां से माइनस अगर कर दें हम तो आएगा RT2 लॉग V3 अपॉन V4। ये आपका निकल गया कॉर्नॉट साइकिल के दौरान वर्क डन। क्लियर। अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब आप हमको बताओ कैसे करेंगे। अब हम इस पॉइंट्स पर जाएंगे, इस पॉइंट पे जाएंगे। द पॉइंट्स B एंड C आर इन सेम एरियाबेटिक। अगर पॉइंट्स B और C आर इन सेम एरियाबेटिक है तो आप समझ गए होंगे कि अगर ये क्या करेंगे, देखो B और C जो पॉइंट है वो सेम एरियाबेटिक पॉइंट है, तो इसका मतलब सिंस B एंड C आर इन सेम एरियाबेटिक, अगर B और C सेम एरियाबेटिक है तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा बेटा, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, आएगा क्या T1 V2 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा बेटा T2 V3 की पावर गामा माइनस 1। सिमिलरली A and D are in same एरियाबेटिक। अब A और D भी सेम एरियाबेटिक पर है, तो अगर A और D सेम एरियाबेटिक पर है तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V4 की पावर गामा माइनस 1। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम V2 अपान V1 या V3 अपान V4 इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब या तो हम इसकी वैल्यू इसमें निकाल लें या तो इसकी वैल्यू इसमें निकाल लें। अब लास्ट में जब मैं कॉर्नॉट रिवीजन करूंगा तो आप जाइएगा मुझे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मान इक्वेशन मान लें, इसको 2 इसको 2, हम इसको डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो T1 कैंसिल आउट, T2 कैंसिल आउट, आएगा क्या V2 अपान V1 पूरे की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू V3 अपान V4 अब पूरे की पावर गामा माइनस 1। तो आप समझ गए होंगे दोनों की पावर सेम है, अब हम इसको हटा सकते हैं, आएगा क्या V2 अपान V1 इज इक्वल टू V3 अपान V4। इसका मतलब कि हम यहाँ पर इस इक्वेशन में V3 अपान V4 के स्थान पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या चीज V3 अपान V4। तो रख दें हम लोग पुट कर दें। जब हम ऐसा पुट करेंगे तो आप समझ गए होंगे क्या होगा, ये जो V3 अपान V4 है इसके स्थान पर रख सकते हैं V2 अपान V1। अब हम इसको सॉल्व कर दें तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, R आपका बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में आएगा T1 माइनस T2 और लॉग V2 अपान V1, क्योंकि लॉग V2 अपान V1 क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। तो ये आपका वर्क डन निकल गया, नेट वर्क डन। अब नेट वर्क डन में हमें निकालनी है इफिशियंसी। क्या निकालेंगे, इफिशियंसी का एक ही फार्मूला होता है, इफिशियंसी इक्वल टू नेट वर्क डन अपॉन इनपुट। आपने कितना अमाउंट लिया था Q है, अब आप करोगे क्या W पे लो तो R T1 माइनस T2 और यहाँ पे लॉग V2 अपॉन V1 और यहाँ पे लिखोगे R T1 लॉग V2 अपॉन V1। यहाँ से देखो R से R कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, आया क्या ईटा इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1। अब हम इसको सॉल्व कर दें, आएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो ये आपकी इफिशियंसी निकल गई। और आप जानते हो Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 में निकल जाएगा फार्मूले से। Q2 अपॉन Q1 कर लो तो आपका R कट जाएगा, लॉग वाला कट जाएगा, T2 अपॉन T1। तो एक फार्मूला यहाँ पे और बन सकता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। क्लियर। अब हम पूरी कॉर्नॉट साइकिल को 5 मिनट के अंदर समाप्त करेंगे, कोई बच्चा कहीं जाएगा नहीं। क्लियर है। देखो कैसे खत्म करने कॉर्नॉट अपनी एक लाइन में, फिजिक्स एक लाइन की होती है। देखो अब आपने पूरा पढ़ लिया, अब आप मेरा कमाल देखिए कि कैसे करेंगे पूरे कॉर्नॉट को जादू से खत्म करते हैं, जादू से। देखिए कैसे, यही देखिएगा फिगर में। सबसे पहले अभी मैं यही फिगर ड्रॉ करूंगा,
आपने बना लिया एक इंडिकेटर डायग्राम P और V। ध्यान दीजिए, पूरा कॉर्नर खत्म कर रहा हूं। सबसे पहले आपने एक पॉइंट लिया था A, जहां पर प्रेशर क्या था P1 और V1। फिर आप कहां गए B पर, प्रेशर P2 और V2, कितना अमाउंट Q1 अमाउंट, किसके बराबर W1 के बराबर। क्या वैल्यू आई RT1 log V2 अपॉन V1, आपने ये किया था। फिर आप B से कहां गए C पर, प्रोसेस ये कैसा प्रोसेस आइसोथर्मल, ये कैसा प्रोसेस एडियाबेटिक। C पर क्या हुआ P3 और V3। यहां पर क्या निकला आपका W2, क्या निकला W2 R T2 माइनस T1 नीचे माइनस गामा प्लस 1। तीसरे प्रोसेस में क्या लगा आपका C से D, कहां पे आ गए आप लोग D पर। D पे जब आए तो यहाँ पे आपका क्या हो गया P4 B4, प्रोसेस कैसा आइसोथर्मल, कितना अमाउंट Q2 किसके बराबर W2 के, क्या आया RT2 log V3 V4 अपॉन V3। अगर आप आगे माइनस लगा दोगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा V3 अपॉन V4। क्लियर। चौथे प्रोसेस में D से कहां गए A पर, अभी आगे खत्म कर रहा हूं। D से जब A पर गए आपका प्रोसेस क्या हुआ W4, कितनी वैल्यू आई माइनस R, माइनस में आ जाएगी T2 माइनस T1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। जब आप टोटल वर्क डन निकालते हो W, तो आपका ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से कट जाता है और आता क्या है आपका जो W आता है वो आता है ये वाला और माइनस ये वाला। क्लियर। तो आपका W आता है RT1 log V2 अपॉन V1 और माइनस RT2 log V3 अपॉन V4। अभी फिजिक्स से करंट होती है B और C जो होता है वो सेम एडियाबेटिक पर क्या फॉर्मूला बनाया जाता है T1 V2 की पावर गामा माइनस 1। यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, क्या है टेम्परेचर T2, अमाउंट ऑफ हीट Q2 है, तो यहाँ पे आएगा T2 ये V3 की पावर गामा माइनस 1। इसके बाद ये सेम एडियाबेटिक पर है, यहाँ कितना आया बेटा T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 और यहाँ पे क्या है बेटा बराबर T2 V4 की पावर गामा माइनस 1। आपने क्या किया इसमें इसको डिवाइड कर दिया, तो T1 से T1 कर दिया, T2 से T2 कर दिया, आया क्या V1 अपॉन V2 बराबर V4 अपॉन V3, या आप उलट भी कर सकते हो कि V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू क्या आएगा V2 अपॉन V1 V3 अपॉन V4। इसका मतलब V2 अपॉन V1 की जो वैल्यू है वो V3 अपॉन V4 के क्या गई बराबर, तो आपने V3 अपॉन V4 को लिख दिया V2 अपॉन V1। अब नेटवर्क डन क्या हो गया W इक्वल टू ये वाला माइनस ये वाला, अब ये वाला माइनस ये वाला जब आपने किया तो आपको दिख रहा है कि R आपका क्या है, R आपका बाहर है कॉमन T1 माइनस T2 और आया log V2 अपॉन V1। और आपको मालूम है इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी W इक्वल टू क्या हुआ Q1, तो Q1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो RT1 log V2 अपॉन V1, ये आपका कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट, सॉल्व कर दो T1 से डिवाइड कर दो 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो इफिशियंसी ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, जहां T2 जो है वो सोर्स का टेम्परेचर है और T1 जो है वो सिंक का टेम्परेचर है। फिजिक्स एक लाइन की होती है, मेरे साथ जुड़े रहो, इसी प्रकार से कॉर्नॉट साइकिल से। क्लियर। तो अब मजा आई होगी मेरे ख्याल से पढ़ने में, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना, ठीक है। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद अपनी अगले पड़ाव पर, ठीक है। अगली जल्दी में चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स से, तब तक आप भी ऐश करिए और मैं भी ऐश करता हूँ, ठीक है।